Hi everyone, welcome back to your very own B2A learning. Myself Neha Agrawal and I am your zoology mentor. So one more important topic for you, that is nerve impulse conduction in human physiology. तो समझने की कोशिश करते हैं बड़े आराम से, प्यार से कि nerve impulse conduction होता कैसे है अपनी बॉडी में एक्सॉन के थ्रू. So let's start with the nerve impulse conduction. सबसे पहले समझेंगे कि किसी भी सेल की, या अपन कौन सी सेल की बात करें, नर्वस सिस्टम की हमारी जो सेल है न्यूरॉन, जो कि मैसेज लाने ले जाने का काम करती है, उसकी बात कर रहे हैं. तो न्यूरॉन की पोलराइज्ड स्टेट क्या होती है, ठीक है. ये लो बेटा, ये एक न्यूरॉन की एक्सॉन बना दी, समझना ध्यान से. ये एक न्यूरॉन की एक्सॉन बना दी. अब ये जो एक्सॉन है ये आराम कर रही है. क्या कर रही है बेटा? आराम कर रही है, अपने रेस्टिंग फॉर्म में है. बेटा न्यूरॉन जब रेस्टिंग फॉर्म में होती है तो ये पोलराइज्ड स्टेट में होती है. अब भला ये पोलराइज्ड स्टेट कौन सी भला है? ये देखो, पोलराइज्ड स्टेट में दो चीजें तुमको अच्छे से ध्यान रखनी है. एक तो बेटा जब ये पोलराइज्ड स्टेट चल रही है, जब ये न्यूरॉन आराम कर रही है, अभी इसको कोई मैसेज नहीं लेके जाना, उस टाइम पे बेटा इसके एक्सॉन की मेम्ब्रेन के बाहर का वातावरण काफी पॉजिटिव है, ठीक, और इस एक्सॉन के जस्ट अंदर का माहौल काफी नेगेटिव है. हमारी तरह ये मेम्ब्रेन बेटा, हम जैसे बाहर से तो बड़ी अच्छी अच्छी बात करते हैं, अंदर ऐसे गुस्सा गुस्सा करते रहते हैं. तो बाहर से तो काफी पॉजिटिव, अंदर से नेगेटिव. सेम हियर भी, यहाँ पे भी वही बात, बाहर से पॉजिटिव माहौल है बेटा और अंदर का माहौल नेगेटिव है. तो तुम देख रहे हो एक एक्सॉन की ये जो एक्सोलेमा है, एक्सोलेमा क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एक्सॉन पे चढ़ी हुई है. एक्सोलेमा है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. तो ये एक्सॉन है गोलाप का, उसको हम कट करके देख रहे हैं. तो एक्सॉन की मेम्ब्रेन के एकदम पास पास में, बीच में नहीं, मेम्ब्रेन के पास पास में बाहर का वातावरण पॉजिटिव, अंदर का माहौल नेगेटिव, ठीक. ये बीच में क्या भरा हुआ है? ये बीच में बेटा साइटोप्लाज्म है. इस साइटोप्लाज्म को ही तुम एक्सोप्लाज्म कहते हो, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म एक्सॉन में भरा हुआ है. और बाहर क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस है, जिसमें इंटरसेलुलर फ्लूइड भरा होता है. बाहर क्या है? इंटरसेलुलर फ्लूइड है. इसी को इंटरसेलुलर फ्लूइड को ही तो तुम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हो, ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. एक्स्ट्रा मतलब बाहर, किसके बाहर? सेल के बाहर जो फ्लूइड है. और ये साइटोप्लाज्म क्या होता है? इंट्रासेलुलर फ्लूइड, सेल के अंदर. कई बार तुम्हें ये तीन टर्म सिखा चुके हो. एक्स्ट्रा मतलब बाहर, इंटर मतलब अंदर, और इंटर मतलब बीच में. इंटर मतलब बीच में, तो दो सेल्स के बीच बीच की जो जगह है, इंटरस्टिशियल स्पेस, उसमें इंटरसेलुलर फ्लूइड भरा है, यानी कि ECF भरा हुआ है. तो बाहर बेटा ECF है, ठीक है. पहली बात तुमने क्या सीखी कि जब रेस्टिंग स्टेट होती है उस टाइम पे फर्स्ट थिंग यू रिमेंबर्ड दैट बाहर क्या है? एक्सोलेमा के बाहर क्या है? आउटर साइड पे बेटा पॉजिटिव है और इनर साइड पे नेगेटिव माहौल है. पहली बात, ठीक है. अब बात आती है माहौल कितना पॉजिटिव और नेगेटिव है, अंदर कितनी नेगेटिविटी भरी हुई है. बेटा बाहर से और अंदर से जब आप डिफरेंस देखोगे तो आपको -70 मिली वोल्ट का डिफरेंस मिलेगा. -70 मिली वोल्ट एज इन, अगर बेटा बाहर 0 है तो अंदर -70. बेटा बाहर अगर +100 है तो 70 माइनस कर दो, अंदर +30. ऐसे माहौल चलता है बाहर और अंदर का. मतलब बेटा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंस 70 का है, ठीक है. तो -70 मिली वोल्ट किस टाइम पे है? आराम में. तो दूसरी बात तुमने याद क्या की कि -70 मिली वोल्ट इज द रेस्टिंग पोटेंशियल. रेस्टिंग पोटेंशियल है जब अपनी मेम्ब्रेन, जब अपनी एक्सॉन, जब अपनी न्यूरॉन आराम कर रही है, उस टाइम का पोटेंशियल है. इसको रटना है आपको, ठीक है. अब आते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट बात पे. बेटा जब ये आराम का माहौल चल रहा है उस टाइम पे दो आयंस के ऊपर हमको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है. मतलब हमको दो आयंस में ज्यादा इंटरेस्ट है, एक तो सोडियम, एक तो पोटेशियम, ठीक है. सोडियम बाहर भी है अंदर भी है, पर कंपैरेटिवली बेटा बाहर ज्यादा है. सोडियम बाहर ज्यादा है. पोटेशियम बाहर भी है और अंदर भी है, पर कंपैरेटिवली पोटेशियम अंदर ज्यादा
ज्यादा है, सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज्यादा है, पोटेशियम इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ज्यादा है। और यहीं से आता है आपकी एनसीईआरटी की एक इंपॉर्टेंट लाइन का डायरेक्ट क्वेश्चन, दैट आपकी एनसीईआरटी कहती है पोटेशियम इज द मोस्ट एबंडेंट आयन इन साइटोप्लाज्म। किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म में यानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, साइटोप्लाज्म इज इंट्रासेलुलर फ्लूइड, वहां पे पोटेशियम मोस्ट एबंडेंट आयन है। ये बात एनसीईआरटी में दी हुई है, ठीक है। तो बेटा हमने जब सोडियम को कंपेयर किया तो सोडियम बाहर ज्यादा है, पोटेशियम को कंपेयर किया तो पोटेशियम अंदर ज्यादा है। ऐसा मत सोचना कि मैम जब अंदर कैटायन लिखा है तो माइनस क्यों। बेटा अंदर बहुत सारे कैटायंस और एनायंस है, जिसमें से एनायंस ज्यादा है, सो नेट चार्ज माइनस आया। वो तो हम अलग एक बात कर रहे हैं कि पोटेशियम को बाहर और अंदर कंपेयर किया तो वो किधर ज्यादा है, अंदर ज्यादा है। तो रेस्टिंग पोटेंशियल पे बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, इसी को कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट। उस टाइम पे रेस्टिंग पोटेंशियल कितना है, -70 मिलीवोल्ट का डिफरेंस है। और थर्ड बात आपने क्या याद की बेटा कि बाहर आउटसाइड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज्यादा है और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में बेटा पोटेशियम ज्यादा है, ठीक है। इतनी बात याद करनी है। फिर से करो, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, बाहर सोडियम ज्यादा अंदर पोटेशियम ज्यादा, और बेटा ये डिफरेंस कितने का है, -70 मिलीवोल्ट। ये जो आराम की अवस्था भी आपने पढ़ी ना, रेस्टिंग स्टेट, इसी को कहते हैं पोलराइज्ड स्टेट। मेम्ब्रेन अपनी, एक्सॉन अपनी, न्यूरॉन ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है। अब तुम्हें इससे काम कराना है, पर काम कराने के लिए पहले बेटा अपन पढ़ेंगे कि इसका ये जो मेम्ब्रेन चल रही है ना, यहाँ पे बड़े सारे दरवाजे लगे हुए हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के। तो अपन को उन दरवाजों के बारे में पढ़ना है आज। गो थ्रू द टाइप्स ऑफ चैनल्स ऑन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, इस एक्सॉन के ऊपर, इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर कौन कौन से तरह के गेट्स लगे हुए हैं। आज देखो बेटा, ये अपन एक एक्सॉन बना लेते हैं, ठीक है। ये फिर से हमने एक्सोलेमा बना ली, जो बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है, बाहर सोडियम ज्यादा है अंदर पोटेशियम ज्यादा है। इसमें देखो क्या क्या चीजें पढ़नी है तुमको। एक गेट होता है बेटा, एक गेट्स होते हैं, जैसे मान लो ये सोडियम का गेट है, ये पोटेशियम का गेट है। इनको कहते हैं बेटा लीकी चैनल्स। लीकी चैनल्स, ये ऐसे गेट्स होते हैं, ऐसे चैनल्स होते हैं जो हमेशा खुले रहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, लीक करते रहते हैं। किधर से किधर को लीक करेंगे, अपने बाहर से कम की तरफ लीक करेंगे। मतलब सोडियम अंदर आता जाएगा क्योंकि वो बाहर ज्यादा है, पोटेशियम अंदर ज्यादा है तो वो अंदर से बाहर जाता रहेगा, ठीक है। तो ये जो लीकी चैनल्स हैं, दे आर ऑलवेज ओपन। इनको किसी बेल की जरूरत नहीं है कि घंटी बजेगी तब खुलेंगे, ये खुले रहते हैं हमेशा। पहली बात, किधर से किधर मूवमेंट करेंगे बेटा, फिर से कर लो एक बारी। ये देखो, सोडियम बाहर से अंदर आएगा, पोटेशियम अंदर से बाहर जाएगा। क्योंकि सोडियम बाहर ज्यादा है, पोटेशियम अंदर ज्यादा है, तो अपने हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। दूसरे गेट्स पे आओ। एक गेट होता है बेटा जिसको कहते हैं मैकेनिकली गेटेड चैनल्स। मैकेनिकल गेटेड चैनल्स, ठीक है। मान लो ये सोडियम का गेट है और ये पोटेशियम का गेट है। मैकेनिकल गेटेड चैनल का क्या मतलब, इनको कोई मैकेनिकल एजेंट चाहिए, जैसे प्रेशर हो गया, पेन हो गया, इस तरह का। मान लो यहाँ पे एकदम से आके कॉकरोच बैठ गया हाथ पे, तो वो हल्का फुल्का प्रेशर दे रहा है यहाँ की डेंड्राइट्स को, यहाँ की न्यूरॉन्स को मेरे, तो वो फील करके ये वाले गेट खुलते हैं, ठीक है। मैकेनिकल लाइक प्रेशर, ऐसे किसी एजेंट की वजह से ये गेट खुलेगा। तो जब इनकी बेल बजेगी यानी कोई प्रेशर जैसी कोई एजेंट आएगी तो उसके बाद ये गेट खुलेंगे, और गेट खुलेगा तो अगेन सोडियम बाहर से अंदर, पोटेशियम अंदर से बाहर जाएगा, ठीक है। मान लो सोडियम का गेट तुमने खोला तो सोडियम अंदर, पोटेशियम का गेट खोला प्रेशर से तो पोटेशियम अंदर से बाहर। ये दूसरे तरह के गेट हो गए। एक गेट होता है बेटा, एक और गेट करो, एक और गेट होते हैं, ये आपके मेन गेट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है,
मान लो ये सोडियम का और ये पोटेशियम का आयन गेटेड वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं। कौन से चैनल्स हैं? वोल्टेज गेटेड चैनल्स। तो इनके पास तुम कौन सी घंटी बजाओगे, कौन सी बेल बजेगी? वोल्टेज की। कुछ पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए इनको, कोई वोल्टेज चाहिए, तब जाके ये खुलेंगे। और जब ये भी खुले तो अगेन क्या होगा? सोडियम बाहर से अंदर। मान लो तुमने सोडियम का वोल्टेज गेट खोला, मतलब वोल्टेज में कुछ डिफरेंस लेके आए, -70 से माहौल को चेंज कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस को -70 से कुछ चेंज किया और सोडियम वाले में किया, तो सोडियम की घंटी बज गई। सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल की, सोडियम का गेट खुल जाएगा। तो सोडियम किधर से किधर? बाहर से अंदर, मतलब सोडियम का इनफ्लक्स होगा, अंदर आएगा, इनफ्लक्स। और बेटा अगर पोटेशियम का वोल्टेज गेटेड चैनल खोल दिया, जितनी घंटी इसको चाहिए, -70 में कुछ ऐसा चेंज किया कि पोटेशियम का वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गया पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, तो पोटेशियम अपने ज्यादा से कम की तरफ भागेगा। ये लो, ठीक है, यानी पोटेशियम का क्या होगा? एफ्लक्स होगा बेटा, ठीक है। तो ये तीन तरह के गेट आपको ध्यान रखने। एक और होता है लाइगेंड गेटेड चैनल्स होते हैं, उसमें कोई केमिकल आता है, बाउंड करता है, तब वो गेट खुलते हैं। पर अपने नहीं करना कि ये गेट्स कितने कितने प्रेजेंट हैं और कौन कौन से बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आपके लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। तो आपने किया लीकी चैनल ऑलवेज ओपन, मैकेनिकल गेटेड बंद है, कब खुलेंगे? जब उनको कोई मैकेनिकल एजेंट मिलेगा। वोल्टेज गेटेड बंद है, कब खुलेंगे? जब इनको कोई मैकेनिकल एजेंट मिलेगा, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई? चलो अब हमको ये समझ में आ गया कि न्यूरॉन की रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन होती कैसी है, प्लस उसके ऊपर कौन कौन से चैनल्स लगे हुए हैं। अब सीखते हैं कि बेटा ये एक्सॉन से इंपल्स आगे बढ़ता कैसे है, न्यूरॉन मैसेज को आगे कैसे बढ़ाता है, उन गेट्स का उसमें क्या काम है, ठीक है। सबसे पहले बनाते हैं बेटा इसकी रेस्टिंग स्टेज। पहला स्टेप करेंगे, रेस्टिंग स्टेट बनाएंगे। रेस्टिंग स्टेट कैसी स्टेट होती है? पोलराइज्ड स्टेट होती है। रेस्टिंग स्टेट में तुमने क्या सीखा था? ये देखो, ये रही मेम्ब्रेन, मैम बाहर बड़ा पॉजिटिव माहौल था और अंदर काफी नेगेटिविटी भरी थी। बाहर का माहौल बिल्कुल हमारी तरह पॉजिटिव था और हमारी तरह अंदर काफी नेगेटिविटी भरी थी। ये तुमने किया था रेस्टिंग में। और क्या किया था बताओ? कि मैम बाहर सोडियम ज्यादा होता है और अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है, ये भी किया था। और तुमने इसी स्टेज को तो बोला था पोलराइज्ड स्टेट। इसी को क्या कहा था बेटा? पोलराइज्ड स्टेट। क्योंकि जब ये आराम कर रहा है, काम नहीं कर रहा, तो ऐसे पोल्स बने हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अभी ये काम किया हमने। अब हम सेकेंड स्टेज बनाते हैं बेटा। सेकेंड स्टेज बनाते हैं अपन एक्शन वाली स्टेज, ठीक है। एक्शन में जब हमको इसे लाना है तो हम क्या करेंगे? ये देखो, एक्शन में लाने के लिए तुम इसकी पोलैरिटी ही बदल दो, ये प्लस माइनस को ही अपोजिट कर दो। देखो ये कहानी शुरू कहाँ से होगी, इधर आओ। ये अपन ने बना ली बेटा एक न्यूरॉन, ये डेंड्राइट बना लिए और ये बेटा एक्सॉन बना ली, ठीक है। एक्सॉन के बाद आ जाएगी एक्सॉन एंडिंग, जहां पे थोड़ा ब्रांच्ड एक्सॉन होगा, फिर लगे होंगे साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब के अंदर होते हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स, वेसिकल्स के अंदर भरे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये अभी आराम की अवस्था में अगर न्यूरॉन है तो तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्या चलेगा? बाहर पॉजिटिव माहौल चलेगा और अंदर बेटा नेगेटिव माहौल चलेगा, ठीक है। ये हमको पता है। अब देखो बेटा कौन कौन से चैनल्स कहाँ कहाँ याद करने हैं। एक तो डेंड्राइट पे एक चैनल याद करो, ये है बेटा सोडियम का गेट। सोडियम आएगा इससे बाहर से अंदर, क्योंकि सोडियम बाहर ज्यादा है। कौन सा वाला गेट है बेटा? ये मैकेनिकल गेट है। कौन सा गेट है? मैकेनिकल गेट है, जो प्रेशर जैसी चीजों का इंतजार करता है कि वो जब आएगा तब दरवाजा खुलेगा। वो जब दरवाजा खुलेगा तो सोडियम का दरवाजा है तो सोडियम मूव करेगा, किधर से किधर मूव करेगा? अपने ज्यादा से कम की तरफ। तो एक तो ये चैनल हो गया बेटा, सोडियम मैकेनिकल गेटेड चैनल डेंड्राइट्स पे हमने लगा दिया। अब एक्सॉन पे कौन से चैनल्स लगाए हैं? एक्सॉन पे हमने स्पेशल चैनल्स लगाए हैं बेटा, कुछ कुछ दूर पे। एक ये लगा लो, एक और लगा लो, दो कलर के चैनल लगा दिए। लेट्स से ये बेटा पोटेशियम के लिए है,
पिंक वाला, और ये ब्लू वाला लगा लो बेटा लेट्स से सोडियम के लिए, ठीक है। तो हमने एक्सॉन के ऊपर सोडियम पोटेशियम दोनों का चैनल बनाए हैं। ये कौन से वाले गेट्स है? ये वोल्टेज डिफरेंस का वेट करते हैं कि भाई -70 की जो तुमने अवस्था छोड़ी हुई है, अगर उसमें चेंज हुआ मेरे मन का, बेल बजी मेरी, तो मैं गेट खोलूंगा, ठीक है। तो ये है बेटा सोडियम एंड पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल। किसका इंतजार कर रहे हैं? ये पोटेंशियल डिफरेंस का, वोल्टेज में चेंज का इंतजार कर रहे हैं। कितना चेंज वो मैंने अभी आपको बताना है, ठीक है। पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल, तो पोटेशियम और सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल बना लिया, ठीक है। एक और गेट बनाएंगे, एक लास्ट गेट हम बनाएंगे बेटा यहाँ पे एंड पे आके, ठीक है। ये गेट है बेटा कैल्शियम का, और ये भी किसका गेट है? वोल्टेज का, ठीक है। वोल्टेज डिफरेंस का इंतजार कर रहा है, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल। तो हमने 4 चैनल्स बनाए हैं। एक तो यहाँ पे बनाए हैं सोडियम मैकेनिकल गेटेड, प्रेशर जैसी चीज का इंतजार कर रहा है। रास्ते में बनाए हैं सोडियम और पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड, वोल्टेज डिफरेंस का इंतजार कर रहे हैं, -70 में चेंज का इंतजार कर रहे हैं। एक एंड में बनाए हैं कैल्शियम वोल्टेज गेटेड, कैल्शियम का मूवमेंट कराएगा वोल्टेज डिफरेंस होने पे, -70 में चेंज होने पे, ठीक है। अब कहानी शुरू करते हैं। हुआ क्या बेटा, लेट्स से सपोज करो यहाँ पे कॉकरोच बैठ गया। सोचो ऐसे कि यहाँ पे कॉकरोच बैठ गया, ठीक है। हाथ पे यहाँ पे कॉकरोच बैठ गया। बेटा कॉकरोच लेट्स से मेरे हाथ पे बैठा तो कुछ तो प्रेशर लगाएगा यहाँ पे डेंड्राइट से मैसेज को कैच करने के लिए, स्टिमुलस को कैच करने के लिए। जैसे ही कॉकरोच बैठेगा, जो प्रेशर होगा वो मेरे न्यूरॉन्स की यहाँ पे जो डेंड्राइट्स आई हुई होंगी वो उस प्रेशर को महसूस कर लेंगी। और बेटा जैसे ही प्रेशर आएगा, मैकेनिकल कोई एजेंट आएगा, ये वाला दरवाजा खुल जाएगा, और ये दरवाजा खुलते ही मूवमेंट किधर से किधर होगी? सोडियम की बाहर से अंदर होगी मूवमेंट, सोडियम बाहर से अंदर आ जाएगा। तो आ गया, दरवाजा खुला और बंद हो गया। उतनी देर में क्या हुआ? सोडियम का गेट खुला तो सोडियम मूव किया, और सोडियम बाहर ज्यादा था बेटा, इसलिए बाहर से अंदर की तरफ मूव किया। यानी कि सोडियम का इनफ्लक्स हुआ है। अंदर आना मतलब सोडियम का इनफ्लक्स हुआ है, सोडियम इनफ्लक्स हो गया। बेटा जो अंदर सोडियम भर गया वो आगे ही तो बढ़ेगा, सोडियम आगे बढ़ने लगा। जब आगे बढ़ा तो देखो पहला स्टेप क्या हुआ? फर्स्ट हुआ बेटा सोडियम आगे बढ़ रहा था, तो यहाँ पे बेटा सोडियम भरने लगा तो -70 का माहौल पॉजिटिव होने लग गया। अब -70 था, तुम अंदर पॉजिटिव आयन बढ़ा रहे हो तो पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी। पॉजिटिविटी बढ़ के हुआ क्या बेटा? ये माहौल -70 से -60 पे पहुंच गया, ठीक है। जैसे ही -60 पे पहुंचा, -60 होते ही बेटा सोडियम और पोटेशियम की घंटियां बज जाती हैं। सोडियम और पोटेशियम के जो वोल्टेज गेट थे इनकी घंटियां बज जाएंगी। सोडियम आगे आया, यहाँ पे माहौल कितना चल रहा था? -70 का। सोडियम जो भर गया था बेटा, फिर से सुनो, इसने आगे आके माहौल को कर दिया -60। -60 होते ही ये वाले जो दरवाजे हैं ना, इनकी बेल बज गई, ठीक है। दोनों का ऑर्डर आ गया, दोनों की बेल बज गई। बेटा इसमें से जो सोडियम वाला था वो खाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था पिज्जा का। जैसे ही घंटे बजे दौड़ के भागा गेट खोलने के लिए और पिज्जा लेके खा लिया। लेकिन ये जो पोटेशियम वाला ये थोड़ा सा सुस्त है, बोल रहे हैं अभी जो सपना देख रहा हूँ, नींद आ रही है, डिलीवरी वाला खड़ा रहे, मैं पहले अपनी नींद पूरी करूंगा उसके बाद जाऊंगा गेट खोलने। तो बेटा सोडियम वाले का गेट खुल के बंद भी हो गया, इसने पिज्जा खाना शुरू भी कर दिया। पोटेशियम वाला अभी तक सो रहा है, लेकिन घंटी दोनों की बजी है बेटा। -60 का ही इंतजार इसको भी था, -60 का ही इंतजार इसको भी था। क्या बताया? वोल्टेज गेटेड चैनल है, वोल्टेज का इंतजार करे कि -70 से कुछ चेंज करो तो मैं गेट खोल दूंगा। कौन सा चेंज बेटा? -60 का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही -60 हुआ, पहले कौन सा गेट खुलेगा? सोडियम वाला गेट खुलेगा। तो देखो फर्स्ट स्टेप में हुआ क्या बेटा? फर्स्ट स्टेप में अंदर माहौल -60 हो गया। -60 होते ही सोडियम का गेट खुल गया बेटा,
सोडियम का गेट खुल गया, और सोडियम का गेट खुलते ही बेटा सोडियम का इनफ्लक्स हो गया, सोडियम का इनफ्लक्स हो गया। अब अंदर और सोडियम भर गया, अंदर इतना सोडियम भर गया बेटा दरवाजा खुल के बंद होने में कि अंदर का माहौल +30 हो गया। अंदर का माहौल क्या हो गया? +30 हो गया बेटा। और +30 एक बार ही हो गया तो ये इम्पल्स आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर से करो। -70 क्या था बेटा? रेस्टिंग पोटेंशियल था। -70 रेस्टिंग पोटेंशियल था जब मेम्ब्रेन आराम कर रही थी। -60 की घंटी का इंतजार था, मतलब मिनिमम इतने चेंज का इंतजार था एक्सॉन की मेम्ब्रेन को, इसलिए इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कि कम से कम इतना चेंज होगा तब इम्पल्स आगे बढ़ पाएगी। और बेटा जब +30 हो जाए, अंदर इतना सोडियम भर गया, इतनी पॉजिटिविटी हो गई कि अंदर प्लस हो गया, कितना प्लस? +30, और बाहर नेगेटिव हो गया, तब जाके बेटा इसको कहते हैं एक्शन पोटेंशियल सेट हो गई। एक्शन पोटेंशियल सेट हो गया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान रखेंगे। एक्शन पोटेंशियल सेट हो गई मतलब अभी सोडियम के पास कोई चारा नहीं है आगे बढ़ने के अलावा, भर गया यहाँ पे सोडियम, आगे बढ़ेगा। लेकिन मेम्ब्रेन के साथ क्या हुआ बेटा? अंदर +30 हो गया, मतलब अंदर प्लस का माहौल हो गया है, बाहर माइनस का माहौल हो गया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूं कि मैं 3 सेगमेंट्स बांट दूं, A, B, C, तो ये काम A सेगमेंट में हो गया है। A में क्या हुआ? फिर से करो। कॉकरोच बैठा, सोडियम मैकेनिकल गेटेड चैनल खुला, सोडियम आगे आया, इतना आगे आया कि -70 से -60 कर दिया, मतलब यहाँ पे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आ गया। -60 होते ही सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गए। सोडियम का वोल्टेज गेट खुलते ही सोडियम अंदर भाग के आया, क्योंकि वो बाहर ज्यादा है बेटा। जैसे ही अंदर आया, अंदर इतना सोडियम भर गया कि यहाँ पे +30 हो गया, मतलब अब बेटा अंदर प्लस हो गया, बाहर माइनस, और इसको तुम क्या बोलोगे बेटा? डीपोलराइजेशन हो गया। जो पोलैरिटी थी वही रिवर्स हो गई, यानी ये हो गया बेटा डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, डीपोलराइज्ड स्टेट हो गई है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन हो गई, मतलब अब बाहर नेगेटिव है, अंदर पॉजिटिव, और क्या इंपल्स चल रही है? +30 का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया बेटा? अब जागी है पोटेशियम की आत्मा। अब जागी है पोटेशियम की आत्मा। पोटेशियम ने क्या बोला? रे भाई इसने तो पिज्जा खाना शुरू भी कर दिया, ये भागेगा अब अपना दरवाजा खोलने। अब नेक्स्ट क्या होगा बेटा? पोटेशियम का गेट खुल जाएगा। ये पोटेशियम का हमने पिंक कलर से बनाया था ना, ये पोटेशियम का गेट है। जैसे ही बेटा पोटेशियम का गेट खुलेगा, पोटेशियम किधर ज्यादा है? अंदर ज्यादा है, तो पोटेशियम अंदर से बाहर भागेगा। पोटेशियम बेटा अंदर से बाहर भागेगा। अब तुम मुझे बताओ कि अंदर से कोई पॉजिटिव चीज बाहर भागेगी तो अंदर का माहौल नेगेटिव होने लगेगा ना। पॉजिटिव चीज को तुम बाहर फेंक रहे हो तो अंदर का माहौल कैसा होने लगेगा? नेगेटिव होने लगेगा। यानी अब फिर से अंदर क्या माहौल शुरू हो जाएगा बेटा? माइनस, और बाहर क्या शुरू हो जाएगा? प्लस। मतलब तुमने वही कर दिया जो पहले था, रेस्टिंग फॉर्म में जो था तुमने वही कर दिया, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। यानी तुम इसको फिर से पोलराइज्ड फॉर्म में लेके आ गए। पहले पोलराइज्ड था, तुमने उसको डीपोलराइज किया, फिर तुम उसको दोबारा उसी पोलैरिटी पे ले आए, पोलराइज्ड फॉर्म में कर दिया, बाहर प्लस अंदर माइनस। जब दोबारा पोलराइज करोगे तो क्या बोलोगे बेटा? इसको बोलोगे तुम रीपोलराइजेशन। री मतलब दोबारा, पोलराइजेशन। ठीक है, तो जो ए सेगमेंट पहले पोलराइज्ड थी वो पहले डीपोलराइज हुई, फिर रीपोलराइज हुई, और आगे की सेगमेंट क्या है? अभी भी पोलराइज में पड़ी है। मतलब हर सेगमेंट के साथ ऐसा ही होता रहेगा, ये पोलराइज, डीपोलराइज, रीपोलराइज, तब तक ये क्या है? पोलराइज। तो अगर तुम आगे आगे देखोगे तो सबसे पहले बेटा पोलराइज्ड स्टेट चल रही है, ऐसे सबसे पहले पोलराइज्ड स्टेट चल रही है। पीछे पीछे क्या चल रही है? डीपोलराइजेशन वेव चल रही है। पीछे इसके क्या चल रही है बेटा? डीपोलराइजेशन की वेव चल रही है। सोडियम आगे बढ़ रहा है, और इसके पीछे पीछे बेटा रीपोलराइजेशन की वेव चल रही है। रीपोलराइजेशन की वेव चल रही है।
यानी हर सेगमेंट पहले पोलराइज्ड होगा, फिर डीपोलराइज होगा, फिर रीपोलराइज होगा। देखो फिर से सुनो हुआ क्या, यहाँ पे सोडियम आया, सोडियम का वोल्टेज गेट खुला, सोडियम अंदर हुआ तो +30 का माहौल हो गया, +30 आगे बढ़ा, +30 जैसे ही आगे बढ़ा, सोडियम जैसे यहाँ पे भर के आगे बढ़ा बेटा, यहाँ का माहौल भी -70 से क्या हो गया, -60। जैसे ही यहाँ पे -60 हुआ, यहाँ की भी घंटी बजेगी, ये गेट खुलेगा, सोडियम अंदर आएगा, +30 होगा, सोडियम आगे बढ़ेगा, सोडियम जैसे यहाँ बढ़ेगा, यहाँ के -70 को -60 करेगा, जैसे ही -60 होगा, सोडियम का गेट खुलेगा, सोडियम अंदर, सोडियम इनफ्लक्स होगा, अंदर क्या हो जाएगा, +30। फिर से करो, क्लास में सारा कुछ याद हो जाना चाहिए। पहले क्या माहौल था, -70, इधर से आया सोडियम, क्या हो गया, -60, -60 होते ही सोडियम का गेट खुला, सोडियम अंदर आया, क्या हो गया, +30 अंदर भर गया तो सोडियम आगे बढ़ा तो यहाँ क्या था, -70, सोडियम आने से क्या हो गया, पॉजिटिविटी बढ़ी, -60 पे पहुंचा, -60 पे पहुंचते ही सोडियम का गेट खुला, सोडियम अंदर, और फिर क्या हो गया, +30, फिर यहाँ सोडियम भर गया, आगे बढ़ा, -70 को -60 किया, थ्रेशोल्ड आते ही सोडियम का गेट खुला, सोडियम अंदर, +30। तो यही कहानी आगे चलती चली जाएगी। और जैसे ही आगे ये पहुंच गया, पीछे क्या हो रहा है, जैसे ही सोडियम आगे पहुंचा, पीछे क्या हो रहा है, पोटेशियम के आत्मा जाग चुकी है, वो जाग गया, अब पोटेशियम बाहर भाग रहा है और +30 को वापस से -70 पे लेके आ रहा है। जैसे ये वाला सोडियम आगे बढ़ गया, पीछे पोटेशियम अब बाहर जा रहा है और अंदर को क्या कर रहा है, -70। ठीक है, फिर से एक बार आराम से, कहीं कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए। ये देखो, सबसे पहले पोलराइज्ड फॉर्म को तुमने डीपोलराइज किया, डीपोलराइज को रीपोलराइज किया, तो तुमने किया क्या, ये देखो, सबसे पहले पोलराइज्ड स्टेट थी, ठीक है, -70 पोटेंशियल चल रहा था, इसको तुमने पहुंचाया -60 पे, इसको तुम कहते हो रेस्टिंग पोटेंशियल, इसको तुम कहते हो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, और थ्रेशोल्ड पोटेंशियल आने से क्या हुआ, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गए, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो गए। इनके ओपन होने से क्या हुआ बेटा, सोडियम का इनफ्लक्स हुआ, सोडियम का इनफ्लक्स हुआ तो पोलैरिटी चेंज हो गई और डीपोलराइजेशन हो गया, सोडियम अंदर आने से डीपोलराइजेशन हो गया। ठीक है, यही आने पे किसका और भी गेट खुलना था, पोटेशियम का, तो अब क्या होगा, पीछे पीछे डीपोलराइज तो हो गया, अब इसके बाद होगा बेटा नेक्स्ट पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेंगे, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएंगे। पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेगा तो पोटेशियम का क्या होगा, बाहर भागेगा, एफ्लक्स होगा, और पोटेशियम बाहर भागेगा, प्लस बाहर भागेगा तो वापस से अंदर नेगेटिव होने लगेगा, यानी रीपोलराइजेशन हो जाएगी, रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले पोलराइज्ड स्टेट थी, वो डीपोलराइज हुई, फिर वो रीपोलराइज हुई। मतलब अगर आप इस डायग्राम में देखना चाहो बेटा तो देखो कैसे चलेगा, अगर ये वाला जो सेगमेंट है ये पोलराइज्ड है अभी तक, तो पीछे वाला डीपोलराइज हो रखा है, और इसके पीछे वाला पहले पोलराइज था फिर डीपोलराइज हुआ, अब किस पे आ गया है, रीपोलराइज्ड स्टेट पे आ गया है। ठीक है, ऐसे कहानी करनी है अपने ने। अगर हम उसी का पोलराइज्ड, डीपोलराइज और रीपोलराइज का पोटेंशियल लिखे ताकि हमको लास्ट में क्लैरिटी रहे कि हमको ये चीज़ें याद करनी है, तो देखो क्या क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस लिखवाती हूँ यहीं पे, एक ही डायग्राम में जितनी चीज़ें आपको याद रखनी है वो लिख लेंगे। ये देखो, पोलराइज्ड मतलब -70 पे है बेटा, डीपोलराइज मतलब कहानी +30 पे पहुंच चुकी है, डीपोलराइज हो चुका है, और रीपोलराइजेशन है मतलब वापस से कहानी -70 पे पहुंच चुकी है। पोलराइज मतलब -70, ये अभी आगे जा रहा है, इसको पहले +30 करेगा, फिर ये पीछे से रीपोलराइजेशन आ रही है, इसको वापस से -70 कर देगी। तो आगे के सेगमेंट पोलराइज, उसके पीछे चल रही है डीपोलराइजेशन, और उसके पीछे पीछे स्टार्ट हो चुकी है रीपोलराइजेशन। पोलराइज्ड रेस्टिंग फॉर्म चल रहा है -70
-70 मिलीवोल्ट पे डीपोलराइजेशन यानी पोलैरिटी अपोजिट हो गई है, अंदर प्लस हो गया है +30 जितना, और वापस से पीछे रिपोलराइजेशन करके उसको -70 कर दिया गया है। इसको एक ग्राफ के फॉर्म से समझने की कोशिश करेंगे, एक ग्राफ के फॉर्म से समझने की कोशिश करेंगे। ये देखो, सबसे पहले कहाँ पे था पोटेंशियल, -70 पे, फिर कहाँ पे आया था, -60 पे, फिर हमने इसको कहाँ पहुँचाया था, +30 पे, और वापस लेके आ गए थे -70 पे। तो देखो ग्राफ कैसा दिखाई देगा, -70 से -60 पे गया, -60 से बेटा +30 पे गया, और +30 से वापस से नीचे आ गया। ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ तक का काम कैसे हुआ, यहाँ से यहाँ तक हुआ है तुम्हारा थ्रेशोल्ड वाला काम। ये किसकी वजह से हुआ था, याद करो, ये काम हुआ था सोडियम के मैकेनिकल गेटेड चैनल खुलने की वजह से। ये वाला काम किसकी वजह से हुआ था बेटा, सोडियम के वोल्टेज गेटेड चैनल खुलने की वजह से, यानी कि सोडियम के इनफ्लक्स की वजह से। ठीक है, ये वाला काम किसकी वजह से हुआ, ये वाला काम हुआ था बेटा पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल खुलने की वजह से, वापस से +30 से नीचे आना, क्योंकि पोटेशियम बाहर भागा, मतलब पोटेशियम का एफ्लक्स हुआ, एफ्लक्स। अब बेटा ये तुमने देखा, मैंने थोड़ा सा नीचे तक बनाया है, होता क्या है, कभी कभी पोटेशियम बाहर जाता है तो थोड़ा ज्यादा बाहर चला जाता है, कितना, -90 तक पहुंचा देता है कहानी को, -90। तो ये -70 से जो ज्यादा पहुंचा देता है, इसको कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन। अभी तुमने एक बात पे ध्यान नहीं दिया कि मैम हमने पोलैरिटी तो ठीक कर दी, बाहर को वापस से पॉजिटिव और अंदर को नेगेटिव कर दिया, पर हमारा सोडियम पोटेशियम का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मामला। अब बात ऐसी हो गई है मैम कि सोडियम अंदर आया था इसलिए अंदर सोडियम है, पोटेशियम बाहर गया था इसलिए बाहर पोटेशियम है। हालांकि बाहर पॉजिटिव कर दिया है आपने और अंदर नेगेटिव कर दिया है, पर अब अंदर सोडियम ज्यादा है और बाहर पोटेशियम ज्यादा है, जबकि आपने तो ये कहा था कि प्लस माइनस के साथ साथ सोडियम बाहर ज्यादा होता है, पोटेशियम अंदर ज्यादा होता है। तो अब इसको भी ठीक करेंगे। इसको कैसे ठीक करेंगे बेटा, यहाँ पे लगे हुए हैं सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप लगे हुए हैं। ठीक है, ये पंप क्या करते हैं, सोडियम को बाहर फेंकते हैं उठा के, सोडियम को उठा के बेटा बाहर फेंकते हैं, पोटेशियम को उठा के अंदर फेंकते हैं। कितना कितना, 2 पोटेशियम को अंदर फेंकते हैं, बदले में 3 सोडियम को बाहर फेंकते हैं। तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव को ही फेंक रहे हैं, तो पोलैरिटी यही रहेगी प्लस और माइनस। ठीक है, अब क्या होगा, सोडियम बाहर ज्यादा हो जाएगा, पोटेशियम अंदर ज्यादा हो जाएगा। ये पंप बेटा हर टाइम पे काम करता है। इट्स जस्ट कि जब वोल्टेज गेटेड चैनल खुल रहे थे तो इतना ज्यादा चेंज हुआ सोडियम और पोटेशियम में कि इस पंप का काम बहुत पीछे छुप गया। ठीक है, अब क्या होगा, वो प्लस माइनस वाले गेट तो बंद हो चुके हैं जो वोल्टेज वाले थे, अब ये काम करते रह रहा है। धीरे धीरे क्या होगा, सोडियम अपनी जगह ज्यादा हो जाएगा बाहर और पोटेशियम अपनी जगह ज्यादा हो जाएगा अंदर। ठीक है बेटा, बात को ध्यान रखना, जब तक तुम मेम्ब्रेन को वापस से इस स्टेज में नहीं लाओगे जिस स्टेज में वो स्टार्टिंग में थी, तब तक वो दूसरा इंपल्स कैच नहीं करेगी। अगर तुम्हें उस एक्सॉन से, उस न्यूरॉन से दोबारा काम कराना है तो तुम उसको डीपोलराइज से रीपोलराइज करोगे। साथ ही साथ जब तक पंप वापस से बाहर सोडियम को ज्यादा और अंदर पोटेशियम को ज्यादा नहीं कर देता, इंपल्स कैच नहीं होगी। ठीक है, जब ये काम हो जाएगा उसके बाद ही नेक्स्ट इंपल्स कैच होगी। इसी को कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड, रिफ्रैक्टरी पीरियड। आपको क्वेश्चंस मिलते रहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड पे। ये रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, वो टाइम एक इंपल्स के बाद दूसरा इंपल्स कैच होने के बीच में जो टाइम लगता है, जब मेम्ब्रेन अपने आप को रिपोलराइज करेगी और ये पंप काम करने के बाद बाहर सोडियम और अंदर पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन बनाएगा।
ठीक है, उसको कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। दूसरी बात, आप कभी भी गलती से ये मत, मतलब अपने को क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाती है, अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सोडियम पोटेशियम पंप किसको बाहर फेंकता है, किसको अंदर, कितना बाहर कितना अंदर, तो हम कभी कभी उल्टा लिख देते हैं बेटा कि सोडियम अंदर आता है पोटेशियम बाहर जाता है। इस कंफ्यूजन से आप कहीं गलती ना कर दो पेपर में सही टाइम पे, इसके लिए ऐसे याद कर लो, पंपकिन पता है ना, पंपकिन, ठीक है, तो याद रखो ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, इट पंप्स पोटेशियम इन, तो हमेशा पोटेशियम इन आ रहा है इसलिए सोडियम बाहर जा रहा है। कितना, याद रख लो 2 पंपकिन, मतलब ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है ये 2 पोटेशियम को अंदर पंप करेगा। पंपकिन पता है ना, कद्दू, तो पंप के इन, ऐसे करके याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको करना है, उसके अलावा सोडियम पोटेशियम पंप किसको अंदर किसको बाहर, कितना अंदर कितना बाहर फेंकता है वो ध्यान रखना है, रिफ्रैक्टरी पीरियड के बारे में ध्यान रखना है। उसके अलावा आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आगे आगे पोलराइज्ड स्टेट है, पीछे चल रही है डीपोलराइज्ड वेव, उसके पीछे चल रही है रीपोलराइज्ड वेव। हर सेगमेंट पहले पोलराइज था, फिर डीपोलराइज हुआ, फिर रीपोलराइज हुआ, सीक्वेंस में ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है कि कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस हमको कहां पे मिल रहा है। सबसे पहले रेस्टिंग पोटेंशियल था अपने पास, जस्ट अ सेकेंड, रेस्टिंग पोटेंशियल था बेटा -70, -60 इज द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल एंड +30 इज द एक्शन पोटेंशियल विच वी कैन प्लॉट हियर एज वेल। -70 इज द रेस्टिंग पोटेंशियल, -60 इज द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल और बेटा +30 इज द एक्शन पोटेंशियल। इट इज द एक्शन पोटेंशियल। जब इम्पल्स सेट हो जाती है, इम्पल्स आगे को बढ़ जाती है, एक्सॉन में आगे को अब मैसेज बढ़ गया है +30 होते ही, फिर आगे -70 को -60 +30 करती रहेगी और पीछे पीछे पोटेशियम बाहर निकल के क्या करेगा, +30 का माहौल को वापस से -70 कर देगा, बिकॉज अब इम्पल्स आगे बढ़ चुकी है, सोडियम आगे भाग चुका है, ठीक है। एंड में क्या, तुम बोलोगे कि मैम इम्पल्स यहाँ तक एंड तक तो पहुँच गई, उसके बाद क्या, उसके बाद बेटा जैसे ही यहाँ पे सोडियम पहुँचता है, -70 के माहौल को -60 करता है, ये कैल्शियम गेटेड चैनल खुल जाते हैं। यानी नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा इधर सीक्वेंस में जो हम लिख रहे थे, रिपोलराइजेशन के बाद क्या हो रहा है, सॉरी जो डिपोलराइजेशन वेव चल रही है उसमें एंड में क्या हो रहा है, एक्सॉन एंडिंग पे, एक्सॉन की एंडिंग पे बेटा कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल जाएंगे, कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल जाएंगे और कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुलेंगे तो कैल्शियम मूव करेगा किधर से किधर, कैल्शियम बाहर ज्यादा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, तो बाहर से अंदर की तरफ कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा बेटा। और कैल्शियम का इन्फ्लक्स होने से क्या होगा, कैल्शियम बेटा ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स है ना, इनको धक्का देता है। कैल्शियम क्या करता है, इसको इधर की साइड धक्का देता है, धक्का देने से ये फ्यूज कर जाता है इसमें और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये साइनैप्स में बाहर निकल जाते हैं, जो साइनेप्टिक गैप है। इतना ही करना था अपने को, मैसेज को यहाँ से कैच करा के साइनेप्टिक वेसिकल को धक्का देके बाहर निकालना था। धक्का किसने दिया, कैल्शियम ने। कैल्शियम किधर से आया, बाहर से, क्योंकि बाहर ज्यादा था कैल्शियम, तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा और कैल्शियम साइनेप्टिक वेसिकल को धक्का देगा, साइनेप्टिक वेसिकल जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करके बाहर की तरफ अपना न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट कर देगा। So I really hope the concept of nerve impulse conduction is clear to you all. So try to solve all the questions related to the nerve impulse conduction. Channels याद रखिए कौन कौन से हैं और resting state कैसी है, depolarized state कैसी है, potentials कौन कौन से हैं, and I really hope you understand the topic. See you next time everyone. Stay safe, stay happy, stay healthy.